नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र चौधरी। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। हरियाणा पंजाब बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा में बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने जा रही है। तीसरी बार लगातार राज्य में भगवा लहराया। नायब सिंह सैनी एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया है। कल वो शपथ ग्रहण करेंगे। आज गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। बीजेपी के अनिल विज और राव इंद्रजीत सिंह ने सीएम पद पर दावेदारी ठोकी थी, लेकिन पार्टी ने एक बार फिर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया है। मीटिंग में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। अनिल विज और मनोहर लाल खट्टर ने सैनी के नाम का प्रस्ताव रखा। बैठक में अमित शाह ने कहा कि ये बीजेपी की नीतियों की विजय है। बीजेपी के अलावा 80 के दशक के बाद किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री तीसरी बार चुनकर नहीं आया। अब कई निर्दलीय विधायकों ने भी बीजेपी को समर्थन देने की बात कही है। हरियाणा नए चुने हुए विधायक दल की बैठक हुई। उसमें सर्वानुमत से एक ही प्रस्ताव मिला है, जो किशन कुमार बेदी जी और अनिल विज जी ने रखा। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी का, मैं नायब सिंह जी को विधायक दल के नेता के रूप में चुना हुआ घोषित करता हूं और आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और सैनी साहब को भी बधाई। बहुत संतोषजनक कि सारों ने एक मत से विधायक दल का नेता चुना है और वो मुख्यमंत्री कल शपथ लेंगे। हाँ, तो 5 साल के लिए चुना जाता है। आप तैयार हैं 5 सालों के लिए लगातार? हम तो तैयार हैं। हम तो जो पार्टी के सब तैयार हैं। ये अब पार्टी ने आज तक जो दायित्व दिया है मैंने संभाला। कल का बहुत भव्य होगा, हिस्टोरिक है। तीसरी बार, पहली बार प्रदेश में कोई सरकार रिपीट होने जा रही है। नायब सिंह सैनी जी एक बहुत ही ईमानदार, कर्मठ, मिलनसार और जो हैं ऐसे व्यक्ति हैं जो सबको लेकर साथ चलने वाले हैं। उनको जो दूसरी बार, आज तीसरी बार जब भाजपा की सरकार बन रही है और उनको दूसरी बार जो मौका दिया है, ये हरियाणा के लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, मैं तो ये कहूँगी। और आने वाले समय में आप देखिएगा, जनहित की और जनकारी नीतियों को आगे लेकर बढ़ेंगे और हरियाणा को का चहुमुखी विकास जो है वो नायब सिंह सैनी जी की सरकार के नेतृत्व में होगा। उनके नेतृत्व में ही हमने चुनाव लड़ा था। उन्होंने मेहनत करी, नीतियां जो हैं जन जन तक कार्यकर्ता ने पहुंचाई, लोगों तक, और जन जन को मालूम है, विश्वास उन्होंने फिर से जताया भाजपा में, क्योंकि ये एक ईमानदार सरकार है। बिना खर्ची, बिना पर्ची हम मिलते थे गांव में लोगों को, बच्चों को, वो आते थे, कहते थे कि हम अपने बलबूते पे लगे हैं नौकरी। आज भी आपने देखा है कि सबसे पहले जो 24,000 जो बच्चे हैं उनके सबसे पहले कलम से उन्होंने, नायब सिंह सैनी जी ने, जो कमीशन के जो बच्चे हैं वो लगेंगे कल। तो ये एक सरकार है जो बिल्कुल प्रतिबद्ध है लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, जो नौजवान जो वर्ग है उनको आगे बढ़ाने के लिए, महिला वर्ग, किसान वर्ग, मजदूर वर्ग। विधानसभा की विकास के लिए भी और भाजपा पार्टी की नीतियों को पसंद करते हुए और अपने हल्के की विकास के लिए जो भाजपा पार्टी की नीतियां हों आम जन आदमी तक पहुंचती हैं, इससे प्रभावित होते हुए और अपने विकास के लिए मैं राजेश जून, निर्दलीय विधायक हल्का बहादुरगढ़ से अपना समर्थन भाजपा सरकार को दे रहा हूँ। बहुत बहुत बधाई है उनको, हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। बड़ी अच्छी बात है। हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे और उनके कार्यकाल में जैसे पिछले भी तीन चार महीनों में एक से एक अच्छे फैसले लिए गए हैं, ऐसे मैं आशा करता हूं कि आने वाले 5 सालों में ये हरियाणा की आम जनता तक उनका जो सबका हक होता है, आम आदमी का, वो हक नायब सिंह सैनी जी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री तक पहुंचेगा। हाँ जी, देखिए अभी कंफर्मेशन आ रही है। एनडीए के जितने सहयोगी हैं उन सबको निमंत्रण गया है। सबकी धीरे धीरे कंफर्मेशन आ रही है। कुछ आज पहुंच रहे हैं, कुछ कल पहुंचेंगे, क्योंकि भव्य जीत है तो समारोह भी भव्य होगा। प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं, होम मिनिस्टर भी आ रहे हैं, सब हमारे पार्टी के सभी बड़े नेता कल इस ऐतिहासिक पल के साक्षी होंगे। देखिए, देश में भी बहुत लंबे अंतराल के बाद 1960 के बाद
मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार स्पष्ट बहुमत की एनडीए की सरकार बनी और हरियाणा में इतिहास रचा गया है कि तीसरी बार लगातार नायब सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कल शपथ लेगी। देखिए, विदेश नीति का मामला है, सरकारों का अपना है, तो उनके अपने देश के हित जुड़े हुए हैं और ये विदेश मंत्रालय इसके बारे में ज्यादा बता सकता है। निर्दलीय प्रत्याशी चुनकर आई हूँ और मैं बिना किसी शर्त के सरकार को, हरियाणा सरकार को समर्थन दे रही हूँ, क्योंकि हिसार का और हरियाणा का बहुत अच्छा से विकास करवाना है। तो मुझे मालूम है कि जो नायब सिंह जी मुख्यमंत्री भी बने हैं, मैं उनको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ, और मुझे मालूम है कि वो पूरा हरियाणा का बहुत अच्छी तरह से विकास करवाएंगे। हाँ, 3 महीने में उन्होंने जो कार्य किया तो उसको देखते हुए लगता है कि हरियाणा के अंदर बहुत अच्छी तरक्की होगी, और इसी तरक्की को देखते हुए कि हरियाणा के अंदर पूरा विकास हो, जो लोगों को असुविधाएं हैं वो उनको सुविधा मिले, सबको ठीक से, सबका अच्छी तरह से मेरे हिसार का विकास हो और पूरे हरियाणा का विकास हो, तो इसके लिए मेरा समर्थन दे रहे हैं। हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला के शालीमार ग्राउंड में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ शपथ स्थल का मुआयना किया। उनके साथ विधायक कृष्ण द्विवेदी, मुख्य सचिव TVS N प्रसाद, पूर्व सांसद संजय भाटिया और कई अधिकारी मौजूद रहे। इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 10 केंद्रीय मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, 14 उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी भाग लेंगे। आयोजन के लिए शहर का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। शहर में कई स्थानों पर तोरण द्वार लगाए जाएंगे। समारोह में भाग लेने वालों के लिए उचित बैठने की व्यवस्था करने के अलावा लगभग 2000 बसों और 5000 छोटी गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। समारोह में लगभग 2 बसें हर विधानसभा क्षेत्र से आएंगी। इसके अलावा पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता अलग से 4500 से अधिक गाड़ियां लेकर आएंगे। इस प्रकार समारोह में 50,000 से अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना है। देखिए, जैसे आपने स्वयं ही देखा होगा, तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं। भव्य समारोह करने की पूरी योजना है। पूरी बड़ी स्टेज लगाई गई है और जो भारत प्रदेश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, गवर्नर साहिबान, केंद्रीय मंत्रीगण के आने की उम्मीद है। इसके अंदर माननीय प्रधानमंत्री महोदय स्वयं भी इस अवसर पंचकुला में पधार रहे हैं, तो उसके अनुरूप ही आयोजन का स्वरूप दिया गया। तो आम लोगों की बात की तो कितने लोगों को पूछने की उम्मीद की जा रही है, कितने लोग पूछ सकते हैं? देखिए, हमने तो अपनी तरफ से काफी सबसे बड़ा ग्राउंड लिया है और हमारी तो जो आम जनता है एक आवाज है कि जो भी आना चाहे आए, किसी के लिए। दिल्ली में कांग्रेस की बैठक में शामिल हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अनौपचारिक मुलाकात थी, अच्छी बात थी। सब यह कहा कि हम हरियाणा, देश और पार्टी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। नेता प्रतिपक्ष के लिए 18 तारीख को चंडीगढ़ में बैठक है। वहीं बैठक खत्म होने के बाद कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि हरियाणा में हार के कार्डों की जांच के लिए एक समिति बनाई गई है। हमें पूरा विश्वास है कि हमारा गठबंधन झारखंड और महाराष्ट्र में सरकार बनाएगा। कांग्रेस पार्टी जीतने के लिए उपचुनाव लड़ेगी और प्रियंका गांधी वायनाड से नेता विपक्ष के चुनाव से पहले कांग्रेस की बैठक देश और पार्टी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। अनौपचारिक थी, क्योंकि इन्होंने कहा था भाई हम नए इलेक्टेड हैं, कुछ पुराने हैं, आपस में एक दूसरे को मिल लेंगे, तो आप आना चाहते थे, तो ये अनौपचारिक थी। आपस में अच्छी बात हुई, चर्चा हुई और अच्छे उसमें हुआ, और सबने कहा भी हम पार्टी के लिए, हरियाणा के लिए और देश के लिए लड़ाई लड़ेंगे। नहीं, यहाँ कोई इस किस्म की बात नहीं हुई। प्रतिपक्ष के लिए तो 18 को मीटिंग है वहाँ चंडीगढ़, उस दिन बाद। हरियाणा में अभी देखा जा रहा है, कमेटी बनाई गई है, क्या कारण हुए हैं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र में जो हमारा गठबंधन है वो सरकार बनाएगा, और दूसरे भी जो बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जीतने के लिए सारे चुनाव लड़ेगी, और प्रियंका जी वायनाड से लड़ रही हैं, ये तो सबसे खुशी की बात है। सब्जियों के दाम इन दिनों आसमान छूने लगे हैं। दामों में अचानक बढ़ोतरी होने से आमजन की जेब पर अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। साथ ही रसोई का बजट भी गड़बड़ा गया है, क्योंकि आमजन जहां 2-3 किलो टमाटर खरीद कर ले जाते थे, वहीं अब आधा से पाव टमाटर खरीद कर ही ले जा रहे हैं। वहीं नई सब्जी मंडी में भिवानी में जब सब्जियों के दामों के बारे में बातचीत की गई तो पता चला कि टमाटर के दाम आसमान छूने लगे हैं और टमाटर के भाव इस समय 100 रुपये किलो हैं।
तो वहीं प्याज के दाम भी पीछे नहीं है और प्याज की कीमत लगभग 60 रुपए किलो हो गई है। ऐसे में दुकानदारों का कहना है कि उनकी बिक्री 40-50% कम हो चुकी है। वहीं सब्जी लेने आए लोगों का कहना था कि उन्हें महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। रेट पर कितना हाँ? रेट पर तो सारा वजन पर रहा है, कुछ नहीं बचता जेब में। तो क्या मांग सस्ती होनी चाहिए। और दाल गेट अम्बेडकर से आया हूँ और सब्जी लेने आया हूँ और कल सब्जी महंगी है जी। ये तो दुआ पड़ गया जी। पहली सब्जी अगला 20 तो 50-60 कम सब्जी आवे को नहीं, कोई भी सब्जी है भाई। पेट्रोल के डीजल का रेट कम हो, गैस के रेट कम हो, रसोई की चीज मेन चीज यही और दारू अपनी पीनी को नहीं। सब्जी के दाम, सभी सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं। हम बेचने वाले परेशान है, ग्राहक भी परेशान है। इतना महंगा सबके बजट से बाहर होता जा रहा है कि जो सब्जी पहले 30-40 रुपए किलो आती थी वो 60 रुपए किलो हो रही है। टमाटर नॉर्मल, आलू प्याज 60 रुपए बिक रहा है, बाकी आलू तो 30 से 40 रुपए जैसे क्वालिटी के आधार पे, और टमाटर 40-50 बिकता था, 80 रुपए 100 रुपए बिक रहा है। वजह तो मतलब माल आता कम है और खपत ज्यादा है। लोकल एरिया में इस समय मिर्ची है, टमाटर है, ये सब्जियां लोकल एरिया में तो है नहीं, बाहर से आता तो इसलिए महंगा है। बिक्री पे भी मतलब 25 से 30% असर है, क्योंकि वही जो 2 किलो 5 किलो सब्जी लेने वाला भी 1.5 किलो सब्जी लेता है, वही किलो टमाटर लेने वाला भी 250 ग्राम 300 ग्राम लेता है, 2.5 किलो लेने वाला 1 किलो लेता है। बस बहुत सारा असर है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। तो हर साल की तरह इस साल भी किसानों को डीएपी और यूरिया ना मिलने पर परेशानी झेलनी पड़ रही है। किसानों ने कहा कि पिछले 10 दिनों से खाद के लिए चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन डीएपी खाद नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि अगर डीएपी नहीं मिली तो फसल लेट हो जाएगी। 15 दिन बाद खेत की जुताई करनी है, उसके बाद गेहूं की फसल बोनी है। उस वक्त डीएपी खाद की जरूरत पड़ेगी। डीएपी लेने के लिए दोनों सरकारी खाद केंद्रों पर आए तो वहां पर डीएपी नहीं मिला। ऐसा हर साल होता रहता है। पिछले साल भी इन दिनों डीएपी और यूरिया नहीं मिला। इस साल भी यही हाल है। डीएपी और यूरिया कब आएगा यह किसी को नहीं पता। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। डीएपी तो हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है। पिछली बार अक्टूबर में 6-7 अक्टूबर को आया था। यूरिया 2 दिन पहले ही खत्म हुआ है। अपने पास 12-32-16 एनपीके अवेलेबल था, जो आज तक उपलब्ध था, अभी खत्म हुआ है। ज्यादातर डिमांड है किस चीज की किसानों की? अभी तो डीएपी की डिमांड चल रही है, अभी बिजाई भी चालू नहीं हुई है। हाँ जी। तो किस तरीके से व्यवस्था की जाएगी उनके लिए, कब तक आ जाएगा? आने की अभी हमारे पास कोई सूचना नहीं है। कुछ किसान ऐसा भी कह रहे हैं कि एक नैनो डीएपी है जो लिक्विड में है, उसको दिया जा रहा है आपकी तरफ से। नैनो डीएपी क्या फायदा है, किस तरीके से है? आप एक बैग डीएपी से आप नैनो डीएपी का प्रयोग करके 2 एकड़ अल्टरनेटिव डीएपी के बीच में 2 एकड़ की बिजाई कर सकते हैं। आधा बैग डीएपी और आधे बैग डीएपी को आप नैनो डीएपी से रिप्लेस कर सकते हैं। नैनो डीएपी ये 500 ml की बोतल है। 250 ml 5 ml पर केजी के हिसाब से आप बीज में सीड ट्रीटमेंट करके बिजाई करते हैं, और बचा इसमें से जो 250 ml बचता है उसे 30-35 दिन के बाद छिड़काव करना होता है। उससे रिप्लेस हो जाता है आधा बैग डीएपी का। वो डीएपी खाद का बोल रहे हैं अभी वो कि इलेक्शन से पहले खूब मिल रहा था। लेकिन अब इलेक्शन होने के बाद कुछ नहीं मिल रहा, सब कुछ खत्म हो गया, या है नहीं, या इन्होंने अपना स्टॉक कर रखा है, क्या कर रखा है। अब उन्होंने पूरा मना कर दिया कि भैया पता नहीं कब आएगा या नहीं आएगा, हमें कुछ पता नहीं है। आप पहली बार आए थे? हाँ, मैं पहली बार आया हूँ। तब भी नहीं मिला? तब भी नहीं मिला। पहले भी मैंने तो गांव में पता किया था कुछ लोगों से, तो वो कह रहे थे कि कुछ मिल रहा है। अच्छा। तो उनको भी मेरी ख्याल है, मुझे आइडिया है कुछ कि वो भी ये इसको एनपीके क्या है, दूसरा है ये कोई। तो वो बोल रहा है कि भाई ये इसी का मिलता जुलता भाई है। अच्छा।
पहले आपने कई बार सुना होगा कि जेल में बैठा बाहुबली यूपी बिहार में चुनाव जीत जाता था, लेकिन इस बार पंजाब भी पीछे नहीं हटा और जेल में बैठा युवक रवि उर्फ भलवान ने सरपंची का चुनाव जीत लिया। जेल में बैठे बैठे ही उन्होंने सरपंची का पर्चा दाखिल कर दिया और उन्होंने जेल में बैठे बैठे ही सरपंची जीत ली। हालांकि उनके परिवार ने सरपंची के लिए काफी मेहनत की। नतीजा ये हुआ कि जेल में बैठे बैठे ही रवि ने सरपंची का चुनाव जीत लिया और 272 वोट पड़े। रवि को 137 वोट मिले, प्रतिद्वंदी को 135 वोट मिले और रवि 2 वोटों से जीत गया। जेल में बैठे रवि की जीत पर्चा का विषय बनी हुई है और परिवार आश्वासन दे रहा है कि भले ही रवि जेल में है, लेकिन उसे जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा और इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। पंजाब में जोन कमिश्नर में खुड्डा गांव में दोबारा पंचायत चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि गांव के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया था। वहीं गांव वालों का कहना है कि जब तक आरोपियों को नहीं पकड़ा जाएगा तब तक चुनाव नहीं होने देंगे। वहीं चुनाव को लेकर लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। भिवानी में जीतूवाला जोहड़ फाटक के नजदीक ट्रेन की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस की प्राथमिक जांच में मृतक की पहचान राजेंद्र प्रसाद के रूप में हुई है, जो पेशे से दुकानदार था और मृतक के 2 पुत्र और 3 बेटियां हैं। बेटियां शादीशुदा हैं और दोनों बेट बाहर प्राइवेट जॉब करते हैं। फिलहाल पुलिस ने मृतक के भाई और भतीजे के बयान पर सबका पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। सब्जी में स्वाद बढ़ाने वाला टमाटर इन दोनों सब्जी मंडी में बाकी सब्जियों के मुकाबले सबसे ज्यादा महंगा बिक रहा है। सब्जी मंडी में टमाटर 100 किलो महंगा हो चुका है। लोग जहां 1 किलो खरीदते थे, अब उन्हें आधा किलो या 1 पावी खरीदकर अपनी सब्जी का स्वाद बढ़ाना पड़ रहा है। तो अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कल पंजाब में पंचायत चुनाव हुए, जिसमें कई स्थानों में हिंसा बवाल की घटना सामने आई। अब इसके बाद कई पंचायतों में फिर से चुनाव किए जाने की बात सामने आई है। इलेक्शन कमीशन ने 4 जिलों की 8 पंचायतों में चुनाव करवाने का फैसला किया है। जारी आदेश के मुताबिक चुनाव दोबारा होंगे, यह घोषणा की गई है, लेकिन कब होंगे इनकी तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। कैथल जिले में पराली जलाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। जिले में अब तक पराली जलाने के मामलों की संख्या 83 हो चुकी है। वहीं 45 किसानों पर अब तक जुर्माना भी लग चुका है। कृषि विभाग मोबाइल वैन के माध्यम से भी किसानों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं कैथल कृषि विभाग उप निदेशक बाबूलाल ने जानकारी देते हुए बताया कि जो हमारे विभाग के फील्ड के अधिकारी हैं वह भी गांव में जा रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। भिवानी में अखिल भारतीय किसान सभा का एक प्रतिनिधि मंडल आज बुधवार को लघु सचिवालय पहुंचकर उपमंडल अधिकारी से मिला और किसानों से संबंधित समस्याओं को उनके सामने रखा। कहा कि जल्द ही उनकी समस्याओं का निदान किया जाएगा। वहीं उन्होंने उप मंडल अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने कहा कि आवारा पशु गांव में फसलों को बर्बाद कर रहे हैं और शहर में दुर्घटना का कारण भी बन रहे हैं। जिंद में डेंगू और मलेरिया बीमारी को फैलने से रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार फील्ड में हैं। बावजूद इसके मौसम डेंगू और मलेरिया के अनुकूल होने के चलते मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग को मलेरिया का एक और डेंगू के 7 मामले एक साथ मिले हैं, जिसके चलते मलेरिया के 4 और डेंगू के 39 मामले अब तक स्वास्थ्य विभाग को मिल चुके हैं। हालांकि राहत भरी बात यह है कि चिकनगुनिया का एक भी केस स्वास्थ्य विभाग को अब तक नहीं मिला है। चंडीगढ़ से एक्टिवा पर सवार होकर टिहरी गढ़वाल लौट रहे मामा भांजे गांव दुसानी के पास दुर्घटना का शिकार हो गए। तेज रफ्तार कार से टक्कर लगने पर दोनों बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिन्होंने अस्पताल पहुंचते समय दम तोड़ दिया। पुलिस ने दोनों के रिश्तेदारों को सूचना दी तो सभी यहां पहुंच गए। पोस्टमार्टम के बाद सबको परिजनों को सौंप दिया है।
तो यमुनानगर में कार और एक्टिवा की टक्कर में मामा भांजे की मौत हो गई। दोनों उत्तराखंड से चंडीगढ़ लौट रहे थे और रास्ते में एक गाड़ी से उनकी टक्कर हो गई, जहां पर दोनों मामा भांजों की मौत हो गई। एक तरफ जहां पूरे हरियाणा में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो वहीं अंबाला में स्थिति काबू में है और अंबाला में अभी तक डेंगू के कुल 32 मरीज सामने आए हैं, जिनमें से 9 मरीज एक्टिव हैं। अंबाला स्वास्थ्य विभाग और लोगों के जागरूक होने से अंबाला में डेंगू का कहर कम है। अंबाला के 3 अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के लिए बेड भी आरक्षित किए गए हैं। हरियाणा रोडवेज परिवहन की तरफ से त्योहार के इस सीजन में लोगों को परेशानी ना हो, इसके ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त बस चलाने का निर्णय लिया गया है। हरियाणा रोडवेज की तरफ से लगभग 10 ऐसे रूट तय किए गए हैं जहां अतिरिक्त बसों की संख्या बढ़ाई गई है। दरअसल दिवाली के आसपास कई ऐसे बड़े त्योहार हैं जिससे बड़ी संख्या में लोग यात्रा करते हैं और यही कारण है कि बसों में सवारी की संख्या अधिक हो जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा रोडवेज परिवहन की तरफ से लगभग 180 बस अतिरिक्त चलाने का निर्णय लिया गया है। गुरुग्राम में आज 4 दिवसीय बाल महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत हुई। यह कार्यक्रम गुरुग्राम के जॉन हॉल में चल रहा है, जिसमें करीब 4000 से ज्यादा स्कूली बच्चे हिस्सा लेंगे। यह बच्चे डांसिंग, पेंटिंग, रंगोली और सिंगिंग सहित करीब आधा दर्जन से ज्यादा प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिनमें पहले से 5वीं क्लास तक के बच्चे और दूसरी कैटेगरी 5वीं से 8वीं और तीसरी कैटेगरी में 9वीं 10वीं, जबकि चौथी कैटेगरी में 11वीं और 12वीं के छात्र छात्राएं शामिल हैं। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।